आज इतिहास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसे ही सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। 1924 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की गई है। उन्होंने कहा कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की गई है। 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननों से जो भी पुरावस्तुएं मिली थी, उन पुरावस्तुओं को देखकर बिना वहां गए उन्होंने अपने ऑफिस से ही ये घोषणा कर दी कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की गई है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, यह जब प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होता है 1924 ईस्वी, न कि 1921। 1921 आप बिल्कुल भूल के न लगाइएगा। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन शुरू हुआ था। ये घोषणा नहीं हुई थी कि एक नई सभ्यता की खोज हुई है। एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज का वर्ष 1924 है। हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बाद जो उत्खनन हुए उसमें प्रारंभ में यह देखा गया कि इस जो भी स्थलों का उत्खनन हुआ था उसमें से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे थे, तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा। हालांकि हड़प्पा सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने ही इसे दिया था। आगे जब और खुदाइयां हुई, लगभग 2000 से ऊपर स्थल इस सभ्यता के ज्ञात हो चुके हैं। तो इन 2000 स्थलों में से सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए। तो बीएन मिश्र ने कहा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता न कह के सरस्वती घाटी सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक स्थल तो सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। यानी नाम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तो इतिहास में एक परंपरा है कि यदि नामकरण को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे में उस पहले स्थल के नाम पर उसका नामकरण कर देना चाहिए जो पहला स्थल ज्ञात हुआ था। तो यहाँ पहला स्थल ज्ञात हुआ था हड़प्पा, तो ये हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वमान्य नाम हो गया। पेपर में दोनों नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी, सिंधु सभ्यता के नाम से भी, तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। सर्वमान्य नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। अब इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर देखा जाए तो एक लंबे क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई है। पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यह 1400 किलोमीटर है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान में। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे उत्तरी स्थल मांडा कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी स्थल, दो स्थल ध्यान रखें, एक तो दैमाबाद। कुछ इतिहासकार इसे सबसे दक्षिणी स्थल नहीं मानते हैं, उसकी जगह वो भोगत्रार मानते हैं। भोगत्रार यह गुजरात में है, भोगत्रार। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो अगर दैमाबाद माना जाए तो इसका विस्तार महाराष्ट्र तक था। दैमाबाद अगर नहीं माना जाता, भोगत्रार माना जाता है, तो महाराष्ट्र की सीमा गुजरात तक तो इसका विस्तार था ही। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। एक साथ अगर आएंगे तो आप दैमाबाद लगाएगा, लेकिन इसकी संभावना नगण्य है कि दोनों एक साथ पूछे जाए। दोनों में से कोई एक ही विकल्प आपके सामने होगा। तो अगर दैमाबाद है तो दैमाबाद लगा दें, भोगत्रार है तो भोगत्रार लगा दें सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में। यह पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका विस्तार अब आज के राजनीतिक मानचित्र पर देखा जाए तो यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी। अफगानिस्तान में किन किन क्षेत्रों
तक इसका प्रसार था। और भारत में किन किन क्षेत्रों तक प्रसार था उसको देखने के पहले ये देखा जाए 1924 में जो घोषणा हुई, क्या उसके पहले इस सभ्यता के विषय में किसी ने कोई उल्लेख किया था, किसी ने कोई जिक्र किया था कि नहीं किया था? तो 1924 के पहले इस सभ्यता हड़प्पा के विषय में, हड़प्पा का उल्लेख सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। उन्होंने एक लेख लिखा था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उस लेख में उन्होंने हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किया था। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका सबसे पहले उल्लेख किया था, लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं गया। फिर 1853 में एक अंग्रेज ने कनिंघम, जो कि आगे चलकर भारत के 1872 में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने, उनको एक मोहर इसने इस अंग्रेज ने कनिंघम को दी थी, जिस पर एक वृषभ बना हुआ था। उसका डील नहीं था, बिना डील का वृषभ इस पे बना हुआ था, इसलिए कनिंघम ने उसे कोई विदेशी पुरुष मान लिया और उस मोहर का महत्व नहीं समझ पाए। हालांकि वह मोहर उनके दिमाग में बार बार नाचती रही होगी, क्योंकि वो 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। कनिंघम 3 बार हड़प्पा गए कि कुछ मिल जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो एक नई सभ्यता की ओर संकेत कर रहा हो। 2 बार तो 1872 के पहले गए जब डायरेक्टर बने, तब उसके बाद भी एक बार गए, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए। 1912 में फ्लिट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख लिखा हड़प्पा के संदर्भ में, लेकिन उस लेख में भी ये महत्व को नहीं समझ पाए कि आखिर ये एक नई सभ्यता की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन इसका उल्लेख उन्होंने अपने लेख में 1912 में फ्लिट ने किया था। 1911-12 में ही D.R. भंडारकर मोहनजोदड़ो गए थे कनिष्क के स्तूप की खोज के लिए। कनिष्क के स्तूप की खोज के लिए भंडारकर 1911-12 में मोहनजोदड़ो गए थे, लेकिन मोहनजोदड़ो के टीले की चीज़ों को देखकर वो ये नहीं अंदाज लगा पाए कि यह एक नई सभ्यता जो कि अभी तक अज्ञात है उसके चिन्ह है। यानी भंडारकर भी उस समय इसके महत्व को समझने में असफल रहे। तो ये 4 लोग महत्वपूर्ण लोग थे जो 1921 के पहले हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जा चुके थे। हड़प्पा से एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसमें ब्रंट नामक एक अंग्रेज था, कुछ ठेकेदार थे। तो हड़प्पा का जो टीला था, टीले पे ईंट वगैरह थी, तो आसपास के जो गांव के लोग थे वो ईंटें ले जाते थे अपने काम के लिए। उस रेलवे लाइन के लिए भी उन ईंटों का प्रयोग किया गया। वहाँ से कुछ वस्तुएं भी मिली, लेकिन वो लोग भी इसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से 1921 या 1924 के पहले ये टीला हड़प्पा मोहनजोदड़ो ज्ञात तो था, लेकिन उसका महत्व क्या था, ये कब का है, इस तरफ किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया। अंततः 1921 में जब जॉन मार्शल महानिदेशक थे, तो उन्होंने हड़प्पा में दयाराम साहनी को हड़प्पा भेजा और 1922 में राखौल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो भेजा। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने शुरू किया। 1922 में मोहनजोदड़ो का सबसे पहले उत्खनन राखौल दास बनर्जी ने शुरू किया। हड़प्पा में दयाराम साहनी के बाद और लोग भी गए, जिसमें माधव स्वरूप वत्स गए, व्हीलर गए, बाद में जेड भी गए 1964-65 के आसपास। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में भी बनर्जी के बाद मार्शल, फिर मैके ने वहाँ उत्खनन कराया, फिर जेड ने भी उत्खनन करवाया, जो कि एक अमेरिकी विद्वान थे, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने भी दोनों स्थलों का उत्खनन करवाया।
तो 1921-22 में जब उत्खनन शुरू हुआ, उसके बाद जो पूरा वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं को देखकर ही मार्शल ने 1924 में इस बात की घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज हो गई है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक मानचित्र पर देखा जाए, तो यह सभ्यता आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैले हुए थे। अफगानिस्तान से 2 स्थल इसके प्राप्त हैं, सुरतघई और मुंडीगाक। सुरतघई और मुंडीगाक 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हैं। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उससे, पंजाब प्रांत से और बलूचिस्तान से। सिंध प्रांत से जो प्रमुख स्थल मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो खुद है, मोहनजोदड़ो के बाद चनहुदड़ो है, जेरर-दोजड़ो है, कोट दीजी है, आमरी है, ये सब स्थल सिंध प्रांत से हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, इसको इधर कर लें, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सिंध प्रांत से जो स्थल मिले हैं, इसमें आमरी, कोट दीजी, जेरड-जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, जेरड-जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब सिंध प्रांत से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जो स्थल मिले हैं, जिसमें हड़प्पा स्वयं है, हड़प्पा है, रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खां, ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से स्थल है, जिसमें जलीलपुर और गुमला को भी शामिल कर लें। जलीलपुर, गुमला, ठीक। बलूचिस्तान प्रांत से जो स्थल मिले हैं, उसमें सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, तो ये सब स्थल बलूचिस्तान से मिले हैं। अब भारत के स्थलों की बात की जाए, तो भारत से जो स्थल मिले हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के, भारत के किन किन राज्यों से सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो भारत के जिन जिन राज्यों से मिले हैं, उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। जैसे हरियाणा से जो प्रमुख स्थल है, उसमें बनावली है, राखीगढ़ी है, सिसवल है, कुणाल है, ये सब स्थल हरियाणा के प्रांत से मिले हैं, जिसमें राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, बनावली, सिसवल, बालू, राखीगढ़ी, बनावली, सिसवल, बालू, ये सब हरियाणा से जो स्थल है। इसमें एक प्रमुख स्थल कुणाल भी है, जहाँ से एक मुकुट मिला चांदी का, ठीक। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, भारत में जो भी स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के, उसमें सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। कुल जो भी स्थल है, कुल स्थलों में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भारत में जो स्थल है, उसमें राखीगढ़ी है। पंजाब में रोपड़, संघोल, कोटला निहंखा, रोपड़ या रूपनगर,
संघोल, कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान। राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा, बालाथल, बालाथल। और एक मिथाथल जो स्थल है वो यहाँ का हरियाणा का है। मिताथल हरियाणा का स्थल है। गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदेव, धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, देशलपुर, नागेश्वर, कुंतासी, नागेश्वर, कुंतासी। ये सब स्थल गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं उसमें आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल है, आलमगीरपुर, मांडी, सनौल, ये सब स्थल उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें सनौल भी है, मांडी है। हुलास एक स्थल और है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल, हुलास। आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में है, सनौल जो है बागपत में है, मांडी भी आपका सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरनगर में है। तो ये भारत के प्रमुख स्थल हैं राज्यवार। कभी कभी पूछे जाते हैं कौन सा स्थल, जैसे संकोल कहाँ का है, पंजाब का है कि हरियाणा का है, मिताथल कहाँ का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, कुणाल कहाँ का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वो गलत नहीं होंगे। गुजरात का थोड़ा सा वर्गीकरण और हम लोग करेंगे कि गुजरात में दो जगह से स्थल मिले हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी और दूसरे खंभात की खाड़ी। कच्छ के रण से और खंभात की खाड़ी से। तो गुजरात को दो भाग में बांट लिया जाए, गुजरात को दो भाग में बांटा जाए तो एक कच्छ और खंभात। खंभात, कच्छ से जो तीन ही स्थल मिले हैं इन तीनों के नाम याद रखेंगे। तो और सब जो शेष है वो खंभात से। धौलावीरा, कच्छ से जो है धौलावीरा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा और देशलपुर, देशलपुर। ठीक, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देशलपुर ये कच्छ से मिले हैं, जिसमें धौलावीरा जो है बिल्कुल कर्क रेखा पर है, कादिर द्वीप पर यह स्थल है और बिल्कुल कर्क रेखा पर है। धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देशलपुर ये तीन स्थल गुजरात के कच्छ से हैं। और शेष जो है वो सब खंभात से है, जिसमें लोथल है, रंगपुर, नागेश्वर, कुंतासी, कुंतासी। तो ये सारे स्थल आपके यहाँ से हैं, खंभात की खाड़ी से है। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थल का उत्खनन या खोज किसने कराया था। तो स्थल, उत्खनन, उत्खनन और खोज। कभी कभी नदी तट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी तट पे है। तो कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे चनहुदो है, एनजी मजुमदार ने उसकी खोज की थी और मैके ने उसका उत्खनन कराया था। कुछ स्थल ऐसे हैं जिसने खोजा उसी ने उसका उत्खनन भी कराया। तो उसमें दो नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें एक नाम से काम चल जाएगा। जैसे हड़प्पा की बात की जाए तो रावी नदी का तट है हड़प्पा, रावी नदी। यहाँ खोजकर्ता का कोई मतलब नहीं है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अब यहाँ दो तीन नाम पूछे जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कि दयाराम साहनी के बाद किसने कराया। तो माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, फिर व्हीलर, व्हीलर, फिर जैड, फिर जैड ने। ठीक, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो
यह रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इसकी खोज में राखौल दास बनर्जी, राखौल दास बनर्जी, इसके बाद मैं मार्शल, मार्शल, फिर मैके, फिर जेट। ठीक। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी तट पर है। और इसकी जो उत्खनन कराया वो मैके ने कराया, और खोज जो कराया गया था, खोज जिन्होंने किया वो एनजी मजूमदार थे, एनजी मजूमदार। खोज एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक। लोथल, लोथल ये साबरमती और भोगवा नदी के तट पर है, साबरमती और भोगवा, भोगवा के संगम पर है। और एस.आर. राव ने इसका उत्खनन करवाया, एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन कराया है। कालीबंगा सरस्वती नदी पर है, कालीबंगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और इसका जो है खोज, इसका जो राजस्थान वाले अधिकांश जो स्थल है उसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। तो खोज अमलानंद घोष करते हैं, लेकिन उत्खनन इसका कालीबंगा का बीबी लाल एवं बी.के. थापड़, बीबी लाल और बी.के. थापड़, बी.के. थापड़ ने कराया, बीबी लाल और बी.के. थापड़ ने कराया। खोज जो की थी वो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। राजस्थान के अधिकांश स्थलों का खोज अमलानंद घोष ने ही किया है। ठीक। तो ये ध्यान रखें। अब जो और महत्वपूर्ण जो स्थल है, जिसमें धौलावीरा जो कि मनहर और मानसेहरा नदी तट पर है, जो कि गुजरात का स्थल है, और कच्छ में है, कादिर द्वीप पर है। और इसका जो है खोज जेपी जोशी ने की थी और उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। तो धौलावीरा, धौलावीरा यह मनहर और मानसेहरा, मानसेहरा नदी तट पर कादिर द्वीप पर है, कादिर द्वीप कच्छ में। ठीक। खोज जेपी जोशी ने की, जेपी जोशी ने की। और उत्खनन, खोज लिख लें, और उत्खनन, और उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। पहले आप इधर उत्खनन लिखे तो इधर खोज लिखे, तो ऐसे ही लिखे, उत्खनन ऐसे लिखे और खोज ये लिखे। तो इनको इधर कर दें। खोज में जेपी जोशी, जेपी जोशी, और उत्खनन कराया था धौलावीरा का आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट ने। खोज उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने कराया था और खोज जेपी जोशी ने किया था। राखीगढ़ी सरस्वती नदी के तट पर है, इसकी खोज की थी आपके सूरजभान ने, और उत्खनन अमृतनाथ ने करवाया था। इसी प्रकार रोपण सतलुज नदी के तट पे है, बीबी लाल ने इसका खोज की, और उत्खनन इसका यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और स्वतंत्र भारत का पहला स्थल है, जो कि सिंधु सभ्यता का, स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जिसका उत्खनन हुआ वो रोपण था। तो इसके पहले हम लोगों ने राखीगढ़ी, सबसे बड़ा भारत का स्थल है। राखीगढ़ी भी सरस्वती नदी के किनारे ही है, सरस्वती नदी के किनारे ही है। और इसका उत्खनन कराया यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, और खोज किया सूरजभान ने, सूरजभान ने। ठीक। खोज किया सूरजभान ने और उत्खनन कराया
राखीगढ़ी उत्खनन कराया अमरेंद्रनाथ ने, सॉरी सूरजभान तो दोनों का अमरेंद्रनाथ ने उत्खनन कराया और सूरजभान ने खोज की। ठीक। रोपण की खोज बेबीलाल ने की है। रोपण यह सतलुज नदी के तट पे है, सतलुज नदी के तट पे है। इसका उत्खनन कराया यज्ञदत्त शर्मा ने और खोज किया बेबीलाल ने। 1950 में इसकी खोज हुई, 1954 के आसपास इसका उत्खनन हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहला स्थल, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जिसका उत्खनन किया गया था, सुरकोतड़ा कच्छ में है और जिसका उत्खनन करवाया था जेपी जोशी ने। सुरकोतड़ा कच्छ में उत्खनन करवाया जेपी जोशी ने। रंगपुर मादर नदी के तट पर है और इसका भी उत्खनन लोथल के जो उत्खनन करवाए SR राव, उन्होंने ही इसका भी उत्खनन करवाया है। रंगपुर मादर नदी तट पर है और उत्खनन SR राव ने करवाया। ठीक। रंगपुर के बाद कुड़ाल, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल है हरियाणा का, सरस्वती नदी के तट पर है और जेपी जोशी और RS बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया। कुड़ाल सरस्वती नदी तट पर है। जेपी जोशी और बिष्ट। एक बनावली की बात हुई थी, बनावली की बात शायद नहीं हुई थी। बनावली रंगोई नदी के तट पर है और इसका भी उत्खनन RS बिष्ट ने ही करवाया है। बिष्ट को देख के ध्यान है, बनावली शायद नहीं हुआ है। बनावली जो कि रंगोई नदी तट पर है और RS बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक। तो RS बिष्ट जो है वो धौलावीरा, बनावली और कुड़ाल से जुड़े हुए हैं। इन सब का उत्खनन उन्होंने करवाया है। अब बलूचिस्तान के जो 2-3 स्थल हैं, जैसे सुतकांगेडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे है और RL एस्टिन ने उसकी खोज की थी। सुतकांगेडोर यह जो है दाश्क नदी के किनारे है और RL एस्टिन ने इसकी खोज की थी। ऐसे ही सुतकाको, जो कि शादी कौर नदी के किनारे है। सुतकाको शादी कौर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन डेल्स ने करवाया था। शादी कौर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन डेल्स ने कराया था। फिर बालाकोट जो है ऊपर लिख देता है, बालाकोट बिंदार नदी के तट पर है, बिंदार नदी तट पर है। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, जिनके खोजकर्ता पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको आप ध्यान रखें, तो यहाँ से कोई गलती नहीं होगी। अब इस सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ? इस सभ्यता का प्रारंभ इस सभ्यता की तिथि। तो इस सभ्यता के प्रारंभ की अगर बात की जाए तो इसमें कई प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के मुख्यतः मत हैं। एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत है, दूसरा आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया और तीसरा मत है कि जो इन स्थानों पे जो स्थल हैं, यहाँ पहले से जो स्थानीय संस्कृतियाँ थीं, यानी इसकी देशी उपज संबंधी जो मत है। तो जो विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत है, उसमें उसको मानने वाले जो इतिहासकार हैं, उसमें मार्शल हैं, गार्डन चाइल्ड है, मार्टिन व्हीलर है। तो ये लोग ये मानते हैं, जिसमें व्हीलर कहते हैं कि यह
सिंधु सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश है। तो उत्पत्ति संबंधी जो मत है इसमें विदेशी उत्पत्ति में विशेषकर मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया ईरान में दजला और फरात नदी के तट पर सिंधु सभ्यता से पहले एक सभ्यता का उदय हुआ था, तो उसी को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी, तो उस सभ्यता के विषय में जिसमें मार्शल है, गार्डन चाइल्ड है, व्हीलर है। इन लोगों का मानना है, जिसमें व्हीलर कहते हैं कि यह सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। ठीक, वो कहते हैं कि ढेर सारी विशेषताएं हैं। ये भी सुमेरियन सभ्यता भी नगरीय सभ्यता है। वहाँ भी कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। वहाँ भी पत्थर के सूक्ष्म औजारों का प्रयोग होता था, साथ में तांबा और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। सिंधु में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सब ऊपरी समानता होते हुए भी कुछ गहरी भिन्नताएं भी हैं। जैसे जो सुमेरियन सभ्यता थी, उसका जो नगर नियोजन था वो बेतरतीब था, वो नियोजित नहीं था, पहले से प्लान्ड नहीं थे, वो प्लान्ड सिटी नहीं थी। लेकिन जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो नगर है ये बिल्कुल प्लान्ड सिटी है, नियोजित नगर है। यहाँ की जो ईंटें हैं वो भी अधिकांशतः पक्की ईंटें हैं। दूसरा, यहाँ की जो नालियों की जो व्यवस्था है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकास प्रणाली है, वो अद्भुत है, वो वहाँ देखने को नहीं मिलती। और साथ में वहाँ जो मंदिर आदि हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह से अगर उनका उपनिवेश है तो वो अपने से बेहतर इसको बनाएंगे। पहले उनकी अपनी सभ्यता इससे बेहतर होगी। जैसे ब्रिटेन भारत का उपनिवेश था, तो उस समय के ब्रिटेन और भारत की तुलना की जाए तो उनकी स्थिति क्या थी, हमारी स्थिति क्या थी, वैसे इसकी तुलना की जाए तो विपरीत होता है। हमारी स्थिति उनसे अच्छी है, उनकी स्थिति हमसे खराब दिख रही है। लिपि की जहाँ तक बात है, लिपि दोनों जगह है। वहाँ किलाकार लिपि थी, यहाँ चित्राक्षर लिपि थी। वहाँ लिपि में 900 अक्षर बताए जाते हैं, यहाँ HR दानी 537 अक्षर बताते हैं। तो ये सब भिन्नताएं हैं, जिसके कारण ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता सुमेरिया सभ्यता का उपनिवेश था। दूसरा जो मत है आर्यों का, ये आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। आर्यों संबंधी जो मत है इसमें अधिकांश भारतीय विद्वान है, जिसमें प्रोफेसर TN रामचंद्रन है, पुशालकर है, SR राव है। तो इन लोगों का मानना है कि आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन आर्यों के निर्माण के संदर्भ में अगर बात करें तो समानताएं तो बहुत कम दिखती हैं, भिन्नताएं ज्यादा हैं। जो वैदिक सभ्यता है वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता है, घुमक्कड़ सभ्यता है, यह नगरीय सभ्यता है। वैदिक लोगों को लोहे का ज्ञान था, इनको लोहे का ज्ञान नहीं है। वैदिक लोगों की जो शिक्षा थी वो मौखिक परंपरा से चल रही थी, संभवतः उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, यहाँ लिपि का ज्ञान है। तो इस तरह से हड़प्पिया जो शब्द है उसको मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा से उसकी तुलना की है, हड़प्पा से सभ्यता स्थापित की है। तो वो उनको जो है वो इसके विनाश के संदर्भ में उसका उपयोग करते हैं। तो आर्यों के साथ जितने भी उनके जो पशु हैं, सिंधु सभ्यता के जो पशु हैं, उनमें भी बहुत भिन्नताएं हैं। उनका प्रमुख पशु गाय है, इनका प्रमुख पशु बैल है, वृषभ है। घोड़े से ये कम परिचित है, हालांकि अब कोई साक्ष्य मिल गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से, लोथल से मूर्तियां मिली है, सुरकोतरा से हड्डियां मिली है, जबड़ा भी मिला है। तो अब तो कुछ साक्ष्य मिल गए हैं। लेकिन उनके जीवन में, दैनिक जीवन में घोड़े और गाय का बहुत महत्व था। यहाँ मोहरों पे घोड़ा, गाय और ऊंट दिखता ही नहीं है। ठीक, हाथी से वो आगे थोड़ा कम परिचित थे, ये हाथी से ज्यादा परिचित है। जो धार्मिक
समानता की देखा जाए तो उसमें भी बहुत भिन्नता है। वो मूर्ति पूजक नहीं है, ये मूर्ति पूजक लिंग पूजक है। उनके देवता भिन्न है, इनके देवता भिन्न है। तो इस तरह से वो साम्यता नहीं दिखती है। फिर इनकी उत्पत्ति आखिर में हुई कहाँ? सर्वाधिक मान्य जो मत है वो देशी उत्पत्ति के हैं। ये सभ्यता जहाँ जहाँ है उन स्थानों पे इसके पहले क्या था? तो इसके पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृत थे। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे क्वेटा है, कोटदीची है, कालीबंगाम है, आमरीनाल संस्कृति है, जाब संस्कृति है। तो यहाँ की जो स्थानीय ये संस्कृतियाँ हैं, जहाँ कुछ जगह किलाबंदी भी देखने को मिलती है, कुछ जगह जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं वो लाल प्रकार के हैं, उस पर जो कुछ चित्र मिल रहे हैं जिसमें पीपल का पत्ता मिल रहा है, जो कि बाद में सिंधु सभ्यता में बहुतायत में मिलता है। तो इस तरह से इन लोगों का मानना है कि जिसमें स्टुअर्ट पिक्स हैं, डेल्स खुद हैं और आल्चिन दंपति हैं, फेयर सर्विस है। तो इन लोगों का मानना है कि ये स्थानीय जो संस्कृतियाँ थीं उसी का विकसित स्वरूप था, जो कि सर्वाधिक मान्य मत है। तो देशी उत्पत्ति के जो प्रमुख विद्वान हैं जिसको मानते हैं, जिसमें डेल्स हैं, आल्चिन दंपति हैं, आल्चिन दंपति, फेयर सर्विस, इन लोगों का मानना है कि ये सभ्यता उन्हीं जो स्थानीय संस्कृतियाँ थी उससे उत्पन्न हुई है। अब तिथियों की अगर बात की जाए कि इसका तिथि निर्धारण कैसे किया जाए, तो तिथि निर्धारण के संदर्भ में जो मत है, जो प्रमुख मत है, उसमें जॉन मार्शल ने जो तिथि निर्धारण किया है वो 3250 से 2750 ईस्वी किया है। जॉन मार्शल ने जो तिथि निर्धारण किया वो 3250 ईस्वी से 2750 ईसा पूर्व किया। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल ने किया। मैके ने 2800 से 2500 किया। मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व किया। फिर जो CJ या CJ गैड, तो उन्होंने जो निर्धारण किया, यह पश्चिम एशिया से जो विशेषकर जो ऊर है, ऊर से कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी सिंधु सभ्यता की। तो उन मोहरों के आधार पर उन्होंने इस सभ्यता का तिथि निर्धारण किया और कहा कि 2350 से 1700 ईसा पूर्व। तो CJ गैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व तिथि निर्धारण किया था। ये मोहरों के आधार पर इन्होंने मोहरों के आधार पर निर्धारण किया, विशेषकर उर से जो मोहरें मिले थे उसके आधार पर। फिर आगे चलकर मार्टिन व्हीलर मोहरों के आधार पर ये तिथि निर्धारण करेंगे। 12 मोहरें जो पश्चिम एशिया से मिली हैं, पश्चिम एशिया से सिंधु सभ्यता की जो 12 मोहरें मिली हैं, इन 12 मोहरों के आधार पर वो तिथि निर्धारण जो करते हैं, पहले उन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व किया और फिर इसको उन्होंने 2500 से 1700 कर दिया। आगे चलकर उन्होंने 2500 से 1700 ईसा पूर्व कर दिया। इस सभ्यता के अंत के संदर्भ में वो ऋग्वेद का भी सहयोग लेते हैं, जहाँ उन्होंने हड़प्पा को हड़प्पा कहा कि हड़प्पा शब्द जो ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है वो हड़प्पा के लिए हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुर यानी जो किले हैं, ये किलेबंद नगर थे सिंधु सभ्यता के, उनको भी ध्वंस करने वाले इंद्र हैं। तो इस तरह से वो आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता को पहले माने, फिर आगे चलकर 200 वर्ष और पहले कर दिया, तो 2500 से 1700। ये जो 12 मोहरें मिली थी, इन मोहरों में उन्होंने कहा कि जो सुमेरियन सभ्यता की जो सारगोन काल था, सारगोन जो शासक था, तो पूर्व सारगोन से 2 मोहरें मिली हैं। सारगोन के समय 7 मोहरें मिली हैं। फिर ईशिन लाशा के काल में 2 मोहरें मिली हैं, 2 यहाँ से मिली हैं, 2 यहाँ से मिली हैं, 7 यहाँ से मिली हैं। आगे चलकर एक और मिली है।
यानी सर्वाधिक मोहरें इस सारगोन काल में मिली हैं। और सारगोन का काल लगभग 2370 से 2316 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस बीच सबसे ज़्यादा मोहरें मिल रही हैं, यानी इस बीच हमारा जो व्यापार था पश्चिम एशिया से वो अपने चरम पे था, यानी हमारी अपनी सभ्यता चरम पे रही होगी। इस प्रकार से उन्होंने व्हीलर ने इन 12 मोहरों के आधार पर जो तिथि निर्धारण किया वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व किया। लगभग जो कार्बन डेटिंग तिथियां मिलती हैं वो लगभग यही मिलती हैं, ठीक। तो कार्बन डेटिंग तिथियां भी लगभग 2300 के आसपास से 1700 के बीच मिलती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों में ये 2600 से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक। सबसे पीछे ले गए इस सभ्यता को माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि यह सभ्यता जो है 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक थी। सबसे पीछे मार्शल 3250 ले जाते हैं, ये 3500 ईसा पूर्व ले जाते हैं, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व ये कहते हैं, और मैके ने सिर्फ 300 साल कहा। इसी प्रकार अन्य जैसे फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहा। उनका मानना है कि कोई सभ्यता 1500, 500 ईस्वी, 500 वर्ष से अधिक एक ही रूप में नहीं रह सकती। ये सही बात भी है, कोई सभ्यता अगर 1000 साल तक एक ही स्वरूप में रहती है, एक ही प्रकार के उसके चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। 1000 वर्ष बहुत होता है, इसमें ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये तिथि लगभग 600 साल की मानी जाती है, ठीक। अब हम लोग आगे सिंधु सभ्यता को और कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो 4 प्रजाति के लोग हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी काकेशियन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, अल्पाइन, ये 4 प्रजातियों के लोग इस सभ्यता में मिलते हैं।